दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे। और आज केनरा बैंक का पेपर है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना सबसे बेस्ट दे के आएंगे और इसी बार अगली बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसी बार आप पास हो ताकि अगली बार मेरे को पढ़ाने का मौका ना मिले। ठीक है भाई। तो आज के MCQ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे भी लिंक में डालता रहता हूँ जब कोई पर्सनली पूछता है तो, है ना। तो शुरू करता हूँ आज का MCQ। कुछ क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड होंगे, कुछ नए भी मिलेंगे आपको, और लगातार आपको ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस जब तक एग्जाम नहीं होता देखने को मिल सकते हैं, अगर बीच में कोई समस्या नहीं आई तो। ठीक है, तो शुरू करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 6 है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद। जो सेक्शन 6 है NI का, वो किसको डील करता है? देखो, NI एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और ये वाला इंपॉर्टेंट, ये चीज ना सबसे इंपॉर्टेंट है। NI एक्ट आज भी केनरा बैंक का पेपर, आज भी ये क्वेश्चन आएगा, देख लेना। NI से, चेक से आज पक्की बात क्वेश्चन आएगा 100+1%। नहीं तो आप पूछ लेना जो केनरा बैंक वाले हैं, उनको बता देना कि हमारे लिए यहाँ पे पेपर टेलीग्राम पे सेंड कर देना। टेलीग्राम का लिंक है, और जब पेपर आता है तो कुछ क्वेश्चन याद करके लाना और बता देना कि सर ये क्वेश्चन आया था, ये भी नहीं आया था। पहला ऑप्शन है चेक, दूसरा है ट्रांकेटेड चेक, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक्स, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो धारा 6 है वो इन सब से संबंधित है, चेक से, ट्रांकेटेड चेक से और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चेक से, तीनों चीजों से NI एक्ट, क्योंकि इसी के अंडर में चेक आता है, NI एक्ट के अंडर। थोड़ा आपको NI एक्ट के बारे में बता देता हूं कि NI एक्ट है क्या। अगर मैं NI एक्ट की बात करता हूं तो भारत का जो प्रकरण में लिखित एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए किसी व्यक्ति को किसी निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा किया जाता है। अगर आपको बता दिया है कि 2000 रुपए का भुगतान करना है तो NI एक्ट के तहत 2000 रुपए का ही भुगतान किया जाएगा। ये वादा मांग पर किसी समय पर तय किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने बोला कि भाई आज ही करेंगे। तो NI एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। अधिनियम ये इसको लीगली घोषित कर दिया जाता है ना। और इसका एक अनुबंध की तरह होता है। अनुबंध बोले तो एक बॉन्ड की तरह होता है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, उसकी तरह NI एक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था मनी मार्केट क्या है, शायद मैंने आपको बताया होगा ना। और मनी मार्केट हो गया, कॉल मनी हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट। मनी मार्केट का कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? पहला है ट्रेजरी, दूसरा है कॉमर्शियल, तीसरा है कॉमर्शियल डिपॉजिट, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है। तो मनी मार्केट आपको जरा बता देता हूं मैं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके, क्योंकि मार्केटों के बारे में तो एग्जाम में आएगा। अब आएगा तो पता तो होना चाहिए, हाँ ट्रेजरी क्या है, कॉमर्शियल क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि क्या ये जो आदमी बोले जा रहा है, जो हमारे को पढ़ा रहा है, क्या ये क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ पता तो चलना चाहिए। तो उसी के बारे में थोड़ा मैं आपको, बस यही है कि मेरी क्लास का कि एक्सप्लेन और आपको रिपीटेड क्वेश्चन, आपको मतलब एक बार पढ़ लिया याद हो गए, बस यही हमारी क्लास की एक खास बात है। बाकी देखो सब पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, है ना। तो थोड़ा आपको एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। जो मनी मार्केट है इंस्ट्रूमेंट, ये एक अल्पकालिक वित्त पोषण है। ये अल्पकालिक होता है, कम समय के लिए। आपको पता है ना, हिंदी में अल्पकालिक कम समय के लिए होता है, जिन्हें आसानी से नकदी परिवर्तित किया जाता है।
किया जाता है। इंटर बैंक ऋण बैंकों के बीच, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल, देखो जो मैंने आपको बोला था प्रतिभूति आधार पर, पुनर्खरीद, समझौते, सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं। जितने भी हैं म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल, ये सब मनी मार्केट के ही उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ चेक रिटर्न बाय द बैंक मार्केट एनएसएफ मींस। एनएसएफ का मतलब क्या होगा इसमें, है ना, कि जो अगर कोई एनएसएफ चिन्हित बैंक द्वारा लौटाए गए चेक का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बैंक ने आपका चेक को रिटर्न कर दिया और उस पर मार्क कर दिया एनएसएफ, तो एनएसएफ का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा मैं बता दूंगा आपको ना। पहला है बैंक कैन नॉट वेरीफाई योर आइडेंटिफाई। पहला ऑप्शन है कि बैंक आपके उसको आइडेंटिफाई को, परिचय को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है। दूसरा है देयर आर नॉट सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट, कि आपके खाते में रुपए नहीं है जितने आपने डालने हैं। तीसरा है चेक हैज बीन फॉर्ज, कि आपका जो चेक है वो फ्रॉड, नकली है। ये चेक कैन नॉट बी कैश्ड बीइंग इलीगल, कि चेक को वैधानिक रूप से कैश नहीं किया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि देयर आर नॉट सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट्स। तो एनएसएफ का मतलब क्या होता है पता है? एनएसएफ की फुल फॉर्म होती है नॉन सफिशिएंट फंड्स, कि आपके खाते में सफिशिएंट रुपए नहीं है, इसीलिए वो एनएसएफ बताता है। नॉन सफिशिएंट फंड आपके, इसको आप बाउंस चेक भी कह सकते हैं, इसको आप बाउंस चेक भी कह सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या है ये माजरा इसका। पर्याप्त अपर्याप्त निधि, एनएसएफ तब होती है जब किसी चेकिंग खाते में किसी लेन देन को कवर करने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं एनएसएफ, नॉन सफिशिएंट फंड। एनएसएफ चेक जिन्हें बाउंस या अस्वीकृत चेक के रूप में भी जाना जाता है, बैंक द्वारा बिना भुगतान किए वापस किए जाते हैं ये चेक। आपने पहली बार सुना होगा एनएसएफ, आपने सब पढ़ लिया होगा लेकिन आपने एनएसएफ पहली बार सुना होगा कि एनएसएफ क्या है, नॉन सफिशिएंट फंड, जिसमें बाउंस चेक को ही एनएसएफ कहते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। डिमांड मीन्स होता है मांग, है ना, कि लोगों की मांग होती है ना, मांग और जो कीमत होती है, मूल्य, उसके बीच में क्या संबंध होता है। आपने ये तो सुना होगा बैंक और कस्टमर के बीच में क्या संबंध होता है, लॉकर और कस्टमर के बीच में क्या संबंध होता है, ये तो सुना होगा। लेकिन डिमांड और प्राइस के बीच में क्या संबंध होगा, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, है ना। पहला ऑप्शन होगा म्यूचुअली अपोजिट, दूसरा है इंटीमेट, तीसरा है इवन और ऑड। तो जो मांग और कीमत के बीच जो संबंध होता है उसको बोलते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, म्यूचुअली विपरीत बोलते हैं इसको, कि एक दूसरे के विपरीत होना, उसको बोलते हैं म्यूचुअली अपोजिट। जब आप फेसबुक चलाते होंगे तो आपके लिए आता होगा म्यूचुअल फ्रेंड, कि आपके 3-4 फ्रेंड सब एक साथ ही होते हैं, तो वो म्यूचुअल हो जाता है ना। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, म्यूचुअली अपोजिट। मांग और कीमत के बीच जो संबंध है उससे कहते हैं। इसका भी देखते हैं क्या है मांग और अपोजिट। किसी वस्तु की कीमत पर मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। मैंने बताया ना, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, अपोजिट, है ना। यानी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। अगर कीमत बढ़ गई, जो कुछ दिन टमाटर की जो कीमत 200 रुपए हो गई थी, तो उसकी मांग घटने लग गई थी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग घट जाएगी, और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। अगर मान लिया जाए किसी चीज की कीमत घट जाती है, अब टमाटर 10 रुपए किलो हो जाता है, तो सब लोग खरीदने लग जाते हैं। उसकी कीमत घट गई तो मांग बढ़ गई, इसे मांग का नियम भी कहते हैं। तो डिमांड और प्राइस एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो ये भी बताएं सर हमारे को समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन हार्ड है इजी है, आपने थोड़ा एक बार बता भी देना, है ना, क्योंकि मैं तो पढ़ा देता हूँ, अगले की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो आप इसका भी बता सकते हैं तो ठीक है या नहीं है ना, जो भी होगा आपका। नॉर्मली एज पर केवाईसी गाइडलाइन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, कि आमतौर पर केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार जो आप जमा खाता है, डिपॉजिट अकाउंट है, उसकी
आमतौर पर केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार कितनी होती है? पहला है 6 महीने 6 मंथ, दूसरा है 1 साल, तीसरा है 2 साल और चौथा है 5 साल। तो अगर आप केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार उसकी जो वैधता है कि वो है 1 साल, है ना? मैं इसलिए आपको प्रमाण भी इसलिए देता हूँ कि ताकि आप ये ना बोलो सर, हाँ मैं बोला कभी डिजिट चेंज हो जाते हैं, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ऐसे नहीं कभी डिजिट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये है बैंकिंग भाई, यहाँ डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। आपको पहले बता देता हूँ ना, तो आप बोलोगे सर ये तो ये है और वो तो वो है। तो आमतौर पर जो केवाईसी गाइडलाइन है उसकी 1 साल है। तो देखते हैं कैसी 1 साल है इसकी। ऐसे खाते प्रारंभ से ही देखो 12 महीने की अवधि के लिए और उसके बाद 12 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए परिचालन में होते हैं। तो ऐसे खाते होते हैं ना, जो डिपॉजिट अकाउंट जो क्वेश्चन है, ये जो ऐसे खाते होते हैं वो 12 महीने के लिए ही प्रचलित होते हैं। यदि ऐसे खाते को का बैंक धारक को इस बात का प्रमाण दे देता है तो उसने ऐसे खाते को खोलने के 12 महीने के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के लिए आवेदन किया है। तो उसने जो वैध वैध दस्तावेज होते हैं, जो उसको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उनको वो वेरीफाई करके डिपॉजिट करता है और ये 12 महीने के लिए ही परिचालन होता है। आप इसके अतिरिक्त भी इसका परिचालन कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि 12 महीने आप कर सकते हो उसका परिचालन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आज उसका जो केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार जो वैलिडिटी पीरियड है नॉर्मल ही वो 1 साल के लिए है। ठीक है। इन विच ईयर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, फेमा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्स, अच्छा एक्चुअली ई आएगा यहाँ पे, है ना, ए की जगह ई आएगा, FEMA, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है ये कब लागू हुआ था? पहला है 1997, दूसरा है 1998, तीसरा 1999 और चौथा है 2000। तो जो फेमा था उसको 2000 में लाया गया था। अब ये बताता हूं मैं कि फेमा को 2000 में क्यों लाया गया था। फेमा का आंसर हो जाएगा 2000, FEMA। ठीक है। जो ये फेमा है इसका मुख्य उद्देश्य था जो लोग बाहर से व्यापार करते हैं, यानी विदेश से, फॉरेन का मीन से विदेश से जो व्यापार करते हैं उसका भुगतान को आसान बनाने के लिए, यानी सुविधाजनक बनाने के लिए फेमा को 2000 में लाया गया था। और भारत में जो विदेशी मुद्रा बाजार की व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ा देना, भारत में जो बाहर से बिजनेस हो रहा है मुद्रा बाजार को व्यवस्थित और उसके जो देख रेख के लिए इस फेमा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, इनमें से आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है, कौन सा काम नहीं करता आरबीआई? पहला है इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यह प्रतिभूत बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि इट मैनेज द बैंकिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। और तीसरा है ये जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं उनको कस्टोडियन टू कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये उनको रुपए देता है, नकदी भंडारण का संरक्षण करता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, ये लिखा नहीं है ना, नोट लिखा है। तो इसमें देखो कार्य उसका ये नहीं, ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका कार्य नहीं है। मैं बताता हूँ ये किसका कार्य है। इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो सिक्योरिटी मार्केट को ना प्रमोट करता है वो करता है कौन सा, सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही इसको प्रमोट करता है, इसको डेवलप करता है। किसको? जो आरबीआई, जो ये ऑप्शन है ये आरबीआई नहीं करता है इसको ना, कि जो सिक्योरिटी मार्केट उनको बढ़ावा देना वो सेबी का काम है। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। और सेबी की स्थापना कब हुई, ये है पहला आज का सबसे पहला क्वेश्चन कि सेबी की स्थापना कब होती है। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने हमारे को क्वेश्चन नहीं दिया आज का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ पेमेंट थ्रू चेक, कि आपने अगर चेक के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया है तो उसमें सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है?
मतलब सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है कि आपने चेक दे दिया तो उसको मतलब कोई बंदा उस आपके उससे रुपए नहीं निकाल सकता। ऐसा कौन सा तरीका है? पहला ऑप्शन है बियरर चेक, दूसरा है ओपन चेक, तीसरा है क्रॉस चेक और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो क्रॉस चेक होता है वो सबसे सुरक्षित तरीका होता है चेक का। कैसे होता है सुरक्षित तरीका? अगर आपने ये चेक है और चेक के साइड में क्रॉस मार दिया तो ये चेक है जो जो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन होगा वो उसी बंदे के खाते में जाएगा। तो ऐसे नहीं कि उससे कोई भी रुपए निकाल देगा। लेकिन जो ओपन चेक है अगर कोई भी जाएगा तो उससे वो पैसे ले सकता है। लेकिन ये जो क्रॉस चेक है इससे बंदा रुपए नहीं ले सकता। थोड़ा क्रॉस चेक के बारे में देखते हैं। क्रॉस चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जिसपे दो समांतर रेखाएं खींची हो। ये रेखाएं चेक के पूरे हिस्से पर या ऊपरी बाएं कोने पर खींची जा सकती है। इसको पूरे हिस्से हिस्से में तो क्या लोग इसको अपने आपने देखा ही होगा। अगर आप बाएं तरफ ऐसे चेक को खींचते हैं और फिर उस पर लिखते हैं जो भी उन्होंने लिखना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ चेक रिटर्न विद अ फ्यूचर डेट इज नोन। अगर कोई चेक है, मान लीजिए ना यहाँ पर कोई चेक है और आज डेट है 21 तारीख आज, और उस पे अगर 24 की डेट डली हो उस चेक पे तो उस चेक को क्या कहते हैं? पहला होता है ऑप्शन स्टेल चेक, दूसरा होता है आउटडेटेड चेक, चौथा एक्सपायर चेक और पांचवा है पोस्ट डेटेड चेक। तो जो भविष्य की तारीख में जो जिस चेक को भविष्य की तारीख के लिए लिखा जाता है उसे कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक। ऑप्शन नंबर थर्ड उसको फोर्थ कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक। स्टेल चेक क्या होता है? स्टेल चेक वो होता है कि जब कोई चेक है और उसकी अवधि समाप्त हो जाती है उसे स्टेल चेक कहा जाता है। ठीक है, जिसकी अवधि समाप्त हो जाती है उसे स्टेल चेक कहा जाता है। और जो एक्सपायर चेक होता है वो भी सेम, क्योंकि उसकी डेट समाप्त हो चुकी है। तो इसका मतलब इनको सबको एक ही कहा जाएगा, स्टेल चेक, आउटडेटेड चेक और एक्सपायरी चेक। इनकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप इनको नॉर्मली समझोगे, स्टेल चेक की डेट चली गई, एक्सपायरी जो बोलते हैं एक्सपायर हो गया उसकी डेट चली गई, और आउटडेटेड उसका डेट ही चली गई। तो इसका मतलब तीनों का मीन्स जनरली एक ही होगा। लेकिन आपको देखना है कि खाली वर्ड देखना आपने, स्टेल और पोस्टपेड और आउटडेटेड। अब कोई बोलेगा स्टेल क्या हुआ, चलो आउटडेटेड एक बार समझ भी जाएगा आदमी, एक्सपायरी भी समझ जाएगा, पोस्ट डेटेड भी समझ जाएगा। लेकिन जो स्टेल चेक होता है उसको समझना थोड़ा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो स्टेल चेक भी वही चेक हो जाता है कि जिसकी डेट चली जाती है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बैंक फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर टू बाय अ ट्रैक्टर द लोन सिक्योर्ड बाय। अगर एक जो फार्मर है, किसान है, अगर वो कृषि के लिए लोन ले रहा है यानी वो ट्रैक्टर ले रहा है तो वो किस सिक्योर लोन में आएगा? पहला ऑप्शन है हाइपोथेकेशन, दूसरा है मॉर्गेज, तीसरा है प्लेज और चौथा है असाइनमेंट ऑफ द ट्रैक्टर। आपको मैंने कल भी बताया था यार हाइपोथेकेशन क्या है। पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है हाइपोथेकेशन, नहीं इसका आंसर हाइपोथेकेशन है, बता देता हूँ ना। इसका आंसर है हाइपोथेकेशन। ठीक है, कि अगर ट्रैक्टर ले रहा है, लोन ले रहा है। अब मैं जब थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ हाइपोथेकेशन क्या है, मॉर्गेज क्या है, और ये है हाइपोथेकेशन, ये है मॉर्गेज और ये है प्लेज। अब हाइपोथेकेशन में क्या होता है? हाइपोथेकेशन में वो चीजें आती है जो मूवेबल होती है ना, जो चलती फिरती चीजें हैं वो हाइपोथेकेशन में आती है। गाड़ी, ट्रैक्टर, घोड़े, जो भी चलने मूवेबल, जिनको बोलते हैं मूवेबल, उनको बोलते हैं हाइपोथेकेशन। अगर मैं मोर्टगेज की बात करता हूँ, मोर्टगेज में वो चीजें जो इमूवेबल होती है, आई एम लगता है इनके आगे, इमूवेबल, कि जो मूव नहीं करती, प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, घर, उनको बोलते हैं मोर्टगेज। और अगर मैं प्लेज की बात करता हूँ तो प्लेज वो चीज होती है जिसको हम गिरवी रखते हैं, सोना, आभूषण, चांदी, वो आता है प्लेज में।
तो क्वेश्चन था कि ट्रैक्टर कौन सा है, तो ट्रैक्टर तो चलने फिरने वाला है, तो वो हाइपोथेकेशन में आएगा। और मॉर्गेज में आएगा आपका घर, लैंड, जमीन जिनको आप मूव नहीं करवा सकते। और प्लेज में आएगा आपका सोना, चांदी और आभूषण। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। हाइपोथेकेशन जो चलता फिरता चीज है, मॉर्गेज जो खड़े हैं, और जैसे हाउस, लैंड, जमीन, और प्लेज वो जो कि सोना, चांदी और आभूषण, ज्वेलरी, इसके बिहार पे आप लोन सिक्योर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भाई एन अकाउंट होल्डर ड्रॉज अ चेक ऑन, एक खाता धारक अगर चेक को ड्रॉ करता है तो उसे क्या कहा जाता है। पहले है बैंकर ऑफ पे, दूसरा है बैंकर ऑफ ड्रॉई, तीसरा है बैंकर ऑफ ड्रॉअर, और चौथा है बैंकर ऑफ द इंडोर्स। तो उसको कहा जाता है बैंकर ऑफ ड्रॉअर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं बैंकर ऑफ ड्रॉअर का क्या है सीन। ऑप्शन की बात बताऊं, सबसे पहला ऑप्शन था बैंकर ऑफ द पे, सबसे पहला ऑप्शन था बैंकर ऑफ द पे, ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या कहा जाता है, चेक में लिखी गई रकम पाने वाले व्यक्ति पे कहलाता है। जो रकम चेक में लिखी गई है और उसको जो व्यक्ति पाता है उसको पे कहा जाता है। पहली बात तो ये पहला ऑप्शन पे ही है। दूसरा ऑप्शन था ड्रॉवी, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉवी, जो ये है नीचे से, है ना, गलत लिख दिया मैंने। चेक पर लिखी गई रकम का भुगतान करने वाला या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ड्रॉई कहलाता है। जो चेक का भुगतान कर रहा है बैंक, उसे कहा जाता है ड्रॉई। जो रकम को पा रहा है उसको कहा जाता है पे। अब आता है नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन है वो था ड्रॉअर। ये जो ऊपर से पहला है, चेक लिखने वाला व्यक्ति ड्रॉअर कहलाता है। ठीक है, चेक जो लिख रहा है, जो होल्डर है, उसे कहा जाता है ड्रॉअर। वह चेक पर हस्ताक्षर भी करता है और बैंक को उस पर लिखी गई रकम किसी को देने का आदेश देता है। और रकम लिख देता है कि फलाने बंदे को रकम दे देना, तो उस बंदे को ड्रॉअर कहा जाता है। जो बंदा अपना खाता, जो मतलब जिसका खाता होता है वो होता है ड्रॉअर, जो लिखता है कि भाई बैंक को चेक देता है वो कि इस कस्टमर को इतने रुपए देने हैं, वो होता है ड्रॉअर। आता है पे की, पे जो रकम पाने वाला होता है वो पे होता है। और ड्राई वो होता है कि जिस बैंक से भुगतान किया जाता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वो ड्राई कहलाता है। इतना आराम से और इतना प्यार से बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स बैंक्स असेट फॉर नॉन क्लासिफाइड एज, कि इनमें से जो विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक की संपत्तियों में न वर्गीकृत किया गया हो, जिसको जो बैंक का जो एसेट्स है उसमें उसको नहीं माना गया है, तो इनमें से कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड असेट्स, दूसरा है क्वालिटी असेट्स, तीसरा है डाउटफुल असेट, और चौथा है लॉस असेट्स। अगर आपने एनपीए, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, अगर आपने एनपीए के क्वेश्चन मेरे पढ़े होंगे, आपको प्ले लिस्ट में, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं हमारी क्लास में, तो अब मैंने एनपीए के क्वेश्चन डालता रहता हूँ, है ना। उसके बाद एक्सप्लेन में इसीलिए देता हूँ कि ताकि आपको पता लगे जो एनपीए है ना, एनपीए में आपको जो बैंक एसेट है, आपको देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड एसेट भी मिलेगा, डाउटफुल एसेट्स मिलेगा, और लॉस एसेट्स मिलेगा। ये कब से कब होता है, पहले आता है SMA 0, SMA 1, SMA 2, ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड एसेट, फिर लॉस एसेट्स, ऐसे करके आते हैं डाउटफुल एसेट्स, और फिर लॉस एसेट्स आते हैं। तो ये वहां आता है, लेकिन वहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो आपको एनपीए में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्वालिटी एसेट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट नॉट क्लासिफाइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीआरआर एंड एसएलआर आर नॉट एप्लीकेबल टू, सीआरआर और एसएलआर किस पर लागू नहीं होते। पहला ऑप्शन है अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
दूसरा है क्रेडिट बैलेंस इन सीसी अकाउंट, चौथा है फ्लेक्सी डिपॉजिट और चौथा है ए कॉमर्शियल पेपर। तो जो सीएलआर और एसएलआर होते हैं वो कॉमर्शियल पेपर पर लागू नहीं होते हैं। देखते हैं सीएलआर और एसएलआर क्या है। सीआरआर में बैंकों को आरबीआई के पास जमा नकदी पर कोई ब्याज नहीं मिलता। जो सीआरआर होता है उसमें नकदी पर कोई जमा नहीं मिलता, और एसएलआर में बैंकों को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, बॉन्ड जैसे तरल संपत्तियों में निवेश करना होता है और इन्हें ब्याज मिलता है। देखो सीआरआर में आपने मेरे को ये बतानी है सीआरआर की फुल फॉर्म, है ना, बहुत आसान है। तो इसमें ब्याज नहीं मिलता है, आरबीआई के पास जमा नकदी पर कोई ब्याज नहीं मिलता। लेकिन जो एसएलआर है, एसएलआर आपने इसकी भी फुल फॉर्म बतानी है एसएलआर और सीआरआर की, और इसमें सरकार की जो वो, वो संपत्ति है निवेश करना होता है और उस पर ब्याज मिलता है। एसएलआर पे ब्याज मिलता है लेकिन सीआरआर पे कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये इन दोनों की फुल फॉर्म आज का दूसरा क्वेश्चन है, आपके लिए हो जाएगा। और आपने जरूर बताना है गूगल में सर्च मार के, अगर आपको नहीं आता है तो, ताकि याद तो हो जाएगा कम से कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाज इनेक्टेड टू रेगुलेट, की जो बैंकिंग अधिनियम 1949 आया था वो किसके लिए आया था? पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कंपनीज की, बैंकिंग कंपनियों के लिए। तीसरा है कॉर्पोरेट लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए। चौथा है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जाएगा, लेकिन 1949 तो आपने पढ़ा है ना, 1949 तो आपने पढ़ा है। किसके विनियमित, किसके रेगुलेशन के लिए आया था वो? तो उसका आया था बैंकिंग कंपनी के लिए, है ना। ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन आपको मैंने ये तो बता ही रखा है ना कब आया था, क्यों आया था। तो आप प्ले लिस्ट में मैं बता रहा हूँ, यही तो आपको देखना है, बाकी क्या है। अगला क्वेश्चन है पिन इन एटीएम कार्ड इज, एटीएम कार्ड में पिन का मतलब क्या होता है? जो एटीएम होता है उसमें जो पिन का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है परमानेंट इंफॉर्मेशन नंबर, दूसरा है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तीसरा है प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और चौथा है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय नाउ एंड पे नाउ इज कॉमनली यूज्ड फॉर, अभी खरीदे और अभी भुगतान करें, इसका प्रयोग आमतौर पर किस लिए किया जाता है? पहला है क्रेडिट कार्ड के लिए, दूसरा एटीएम कार्ड के लिए, तीसरा है चार्ज कार्ड्स के लिए, और चौथा है डेबिट कार्ड के लिए। तो अभी खरीदे और अभी भुगतान करें, इसका यूज किया जाता है डेबिट कार्ड के लिए ना। कई लोग बोलेंगे सर एटीएम ही तो डेबिट कार्ड है। पहले एटीएम अलग हुआ करते थे और डेबिट कार्ड अलग हुआ करते थे, है ना। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये तो था क्वेश्चन कि अभी खरीदे और अभी भुगतान कर दे, इसका आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। लेकिन क्वेश्चन है अभी खरीदे और बाद में पे करें, यानी बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ और पे लेटर, इसका आंसर क्या होगा? आमतौर पर किसके लिए यूज किया जाता है? बाय नाउ और पे लेटर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ क्रेडिट रिस्क, जो क्रेडिट रिस्क क्या क्या होता है? क्रेडिट रिस्क किसको कहते हैं? पहला है डिफॉल्ट ऑफ द बैंकर्स टू सीआरआर मेंटेन, मेंटेन सीआरआर, जो सीआरआर को मेंटेन करने का डिफॉल्ट करता है वो। डिफॉल्ट ऑफ द बैंकर्स टू इशू क्रेडिट कार्ड, जब बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड इशू करने में डिफॉल्ट हो जाता है। तीसरा है डिफॉल्ट ऑफ द बैंकर्स टू रिलीज क्रेडिट टू द बोरो ऑन टाइम, उधारकर्ता के समय पर ऋण जारी करने में बैंकर की चूक होती है। या अगला है डिफॉल्ट ऑफ द कस्टमर टू रिपे द लोन। तो जो हमेशा क्रेडिट रिस्क का जहां पे वर्ड आएगा ना, वहां पर ये होता है कि जो भी ग्राहक होता है अगर वो अपना लोन नहीं चुका पाया तो उसका जो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट स्कोर है ना, क्रेडिट स्कोर होता है जो
क्रेडिट स्कोर होता है जो वो उसका कम हो जाता है और वो दोबारा लोन नहीं दे सकता। इसलिए इसका आंसर है कि अगर कोई भी कस्टमर आपको ऋण पे करने में डिफॉल्ट करता है तो वो क्रेडिट रिस्क होता है और हमारा जो स्कोर होता है क्रेडिट का वो होता है 700। अच्छा स्कोर माना जाता है 700। ठीक है, तो इसका आंसर है ग्राहक द्वारा ऋण चुकाने में चूक को ही क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बैंकर्स लीन? बैंकर के ग्रहणाधिकार की विशेषता क्या है? पहला है कॉल्ड इज इम्प्लाइड प्लेज। दूसरा है बैंकर कैन रिटेन द सिक्योरिटी, बैंक सुरक्षा अपने पास रख सकता है। तीसरा है बैंक राइट टू सेल इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, कि बैंकर सुरक्षा अपने पास रख सकता है और डिफॉल्ट राइट टू सेल इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की स्थिति में बैंकर को बेचने का अधिकार है कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है और आपका कोई एफडी और आरडी आपके अकाउंट में है तो बैंक उसको बेच सकता है क्योंकि उसी पे तो लोन भी लिया जाता है। और चौथा है इनमें से अब ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सब कुछ कर सकता है बैंक को, पूरी बैंक को पूरा अधिकार है। अगर आप कोई गलत करते हैं या कोई आप डिफॉल्ट करते हैं तो इनमें से बैंक को पूरा अधिकार है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ कंपनी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज मोर देन 51% इट इज क्लासिफाइड एज, यदि कंपनी की सरकारी शेयरधारिता पर 51% से ज्यादा हो, यानी 50%, 51% ही होता है वैसे, तो उसे कौन सा रूप दिया जाता है? पहला है पब्लिक लिमिटेड, दूसरा है क्वासी गवर्नमेंट, चौथा है प्राइवेट लिमिटेड और पांचवा है चौथा है गवर्नमेंट। तो अगर जो आप लोगों का बैंक है, जो हमारा बैंक है, अगर उसके शेयर 51% है तभी तो उसको सरकारी का दर्जा दिया जाता है। उस पर लिखा भी होता है भारत सरकार का उपक्रम है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उनका जो शेयर है वो 51% का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। अगर 51% शेयर ज्यादा होता है तो उसे कहा जाता है गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सर हमारे को सेशन कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए स्टाफ हो तो, ताकि आपको हमारे से हेल्प मिल सके और लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, एक कल तो संडे हो जाएगा और मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।